गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन। कल हमने स्टडी की थी एडजॉर्प्शन के बारे में कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। ये एक सरफेस फिनोमिना होता है जहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है वो सरफेस पे ज़्यादा होती है। वहीं मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एक दूसरा फिनोमिना भी होता है एब्जॉर्प्शन। तो आज हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो देखो ये यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। जो पहले वाला डायग्राम है इसके अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो सरफेस के ऊपर है, लेकिन जो दूसरा डायग्राम है यहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो कहाँ पे हैं, बल्क में है। तो देखो बेटा, जब हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो सरफेस के ऊपर आके जमा होते हैं तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। लेकिन जब हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो बल्क के अंदर आके जमा होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है कि हमारे पास एडजॉर्प्शन जो होगा वो तो एक सरफेस फिनोमिना होगा, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, एक बल्क फिनोमिना होगा। उसके बाद देखो हमारे पास जो एडजॉर्प्शन है उसमें जो पार्टिकल है वो सरफेस के ऊपर आके जमा हुए हैं। इसका मतलब जो पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन होगी वो सरफेस के ऊपर ज़्यादा होगी, लेकिन जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन है उसमें जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस पे भी और बल्क में भी दोनों पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। मीन्स जब तक हमारा सॉल्यूशन चलेगा तब तक पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन सेम रहेगी। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो हमारे पास जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, स्टार्टिंग में जब पार्टिकल आके जमा होने स्टार्ट होते हैं तब तो ज़्यादा होगी, लेकिन धीरे धीरे सरफेस एरिया कम होता चला जाएगा तो हमारे पास जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है उसके अंदर जो हमारे पास रेट रहेगा वो थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहेगा। मीन्स स्टार्ट ना तो ये इंक्रीज होगा ना ये डिक्रीज होगा, इसका जो रेट था वो हमेशा सेम रहेगा, जैसा स्टार्टिंग में था वैसा ही लास्ट में रहेगा। ये है इन दोनों के अंदर डिफरेंस। अब कोई प्रोसेस ऐसी भी होती है जहां पे हमारे पास ये दोनों फिनोमिनाज एडजॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी एक साथ टेक्स प्लेस करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं शॉर्प्शन का। ठीक है। शॉर्प्शन क्या होगा बेटा, जब हमारे पास एडजॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी, मींस जब सरफेस के ऊपर भी आके पार्टिकल जमा होते हों और बल्क में भी आके पार्टिकल जमा होते हों, तब हमारे पास जो फिनोमिना ऑक्योर्स करेगा उसको हम क्या कहेंगे, शॉर्प्शन। जब दोनों हमारे पास एडजॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी साइमल्टेनियसली मीन्स लगातार हो रहे हों, दोनों कंटिन्यूअसली, तो उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्प्शन। उसके बाद देखो इसका एग्जाम्पल, डाइज। सभी अपने कपड़ों पे डाई कराते हैं, ठीक है। वो डाई होती है वो एडजॉर्ब्ड भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है जब हम उसको कॉटन फाइबर के ऊपर डालते हैं, मीन्स सरफेस पे भी रहेगी और उसके अंदर भी जाएगी। तो ये एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है कि जब हम डाई कराते हैं तो उसके अंदर एडजॉर्प्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा, तो उस कंप्लीट प्रोसेस को हम किसका नाम देंगे, शॉर्प्शन का नाम देंगे। ठीक है। आगे देखो अब बात आती है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है और नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है। कई बार क्या होता है जब हम एडजॉर्प्शन करा रहे होते हैं तो सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, कई बार बल्क के अंदर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो उसी बेस्ड के ऊपर हमने इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, जब कंसंट्रेशन सरफेस के ऊपर ज़्यादा हो, जब कंसंट्रेशन है वो सरफेस के ऊपर ज्यादा हो और बल्क के अंदर कम हो, तो उस एडजॉर्प्शन को हम कहेंगे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। जब हमारी जो कंसंट्रेशन है वो बल्क के अंदर तो ज्यादा हो और सरफेस के ऊपर हो वो कम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास एडजॉर्प्शन की प्रोसेस है वो कम होगी और यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास 2 टाइप का एडजॉर्प्शन हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके बाद आता है कि कौन कौन से फैक्टर हमारे एडजॉर्प्शन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हम देखेंगे, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। मीन्स हम जो ये फैक्टर पढ़ रहे हैं बेटा वो पढ़ रहे हैं सॉलिड गैस बाय सॉलिड। मीन्स हमारे पास जो गैस है वो तो एडजॉर्बेट है और जो सॉलिड है वो हमारे पास एडजॉर्बेंट है। गैस आके सॉलिड के सरफेस के ऊपर जमा होंगी। तो सबसे पहला देखो नेचर। अब हमारे पास गैस का कोई पर्टिकुलर नेचर नहीं होता है, कोई भी गैस डिफरेंट एक्सटेंट पे डिफरेंट एक्सटेंट पे जमा होती है डिफरेंट सॉलिड के ऊपर जब हमारे पास टेम्परेचर सेम हो। तो गैस के लिए हम स्पेसिफिक नहीं बता सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक गैस ही यहाँ पे आगे सॉलिड के ऊपर जमा होगी। हर एक गैस का अपना नेचर होता है और वो डिफरेंट सॉलिड के ऊपर डिफरेंट एक्सटेंट पे जमा होती है।
अब बात आती है सरफेस एरिया की। जैसे जैसे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा हमारे पास एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज होते ही पार्टिकल्स जमा होने का की जो एक्सटेंट होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो, एक तो हमारे पास लकड़ी का पूरा ये ऐसे कि ये लगा लो, ये पूरा एक पार्टिकल है हमारे पास, इसके चारों साइड में आके पार्टिकल्स जमा होते हैं। अब दूसरा मैं क्या कर देती हूँ, इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देती हूँ। जैसे ही मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया तो देखो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। ये चारों टाइप की बाउंड्री तो थी हमारे पास, लेकिन साथ में देखो इनके बीच में एक ये लाइन आनी और स्टार्ट हो गई। चारों तरफ से बाउंड्री तो थी लेकिन सरफेस एरिया भी क्या हो गया, ज्यादा। अब सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो इसका मतलब हमारे पास जो पार्टिकल है वो यहाँ पे भी आके जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, इंक्रीज। तो जितना ज्यादा हमारे पास सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। सेकेंड फैक्टर देखो, नेचर ऑफ द गैस। हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर में नेचर लिखा हुआ है वो और ये नेचर ऑफ द गैस दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ पे हमने सेम गैस के बारे में पढ़ा था कि एक ही गैस है वो अलग अलग सॉलिड पे अलग अलग एक्सटेंट पे आके जमा होती है, लेकिन देखो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, डिफरेंट गैसेज आर एड्जॉर्ब्ड टू द डिफरेंट एक्सटेंट बाय द सेम एड्जॉर्बेंट। मतलब हमारे पास एड्जॉर्बेंट है वो सेम रहेगा लेकिन जो गैसेज हैं वो क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा गैसेज की जो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो डिपेंड करती है इनके क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। अब आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो कोई भी गैस है वो लिक्विफाई ना हो सके, मीन्स लिक्विड में कन्वर्ट ना हो सके। अब देखो जब तक टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर जितना रहेगा या उससे कम रहेगा तो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी इसका मतलब एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या होगी, ज्यादा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर है वो रिलेटेड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज से। जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उतने ही ज्यादा होंगे। इट मीन्स एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो उतनी ही ज्यादा होगी। क्रिटिकल टेम्परेचर जहां पे कोई भी गैस है वो लिक्विफाई ना हो सके, जिससे ज्यादा अगर हम टेम्परेचर करें तो जब तक क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा गैस है वो हमारी लिक्विफाई होती रहेगी। तो जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा गैस इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो हमारे पास एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा टेम्परेचर। अब हमारे पास गैस है वो एड्जॉर्बेट है, सॉलिड है वो एड्जॉर्बेंट है। दोनों कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दो प्रोसेस एक साथ होती हैं। इवेपोरेशन का मतलब है ये वेपर्स में कन्वर्ट होता है और कंडेंसेशन का मतलब वापस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे गैस है वो सॉलिड के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाती है और हीट क्या होती है, रिलीज। अब देखो हमने हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा था। हेनरी लॉ में टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, सभी को पता है कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होता है। अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा कर देंगे, जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा किया तो जो गैस है वो फ्री मूव करेगी। अगर गैस फ्री मूव कर रही है इसका मतलब हमारे पास से जो गैस के पार्टिकल हैं वो सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे। इट मीन्स जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया वैसे वैसे हमारे पास एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्योंकि बेटा पार्टिकल्स हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते ही अपने सरफेस एरिया को छोड़ के चले जाएंगे। अगर वो अपने सरफेस एरिया को छोड़ के चले ही गए हैं तो वहां पे एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस कैसे होगी। तो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे एड्जॉर्प्शन ऑफ द गैस है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास प्रेशर। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा गैस डिजोल्व होगी। इट मीन्स जब तक हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ये कंडीशन याद रखना, हमारा टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट या फिर वो डिक्रीज होना चाहिए, तभी हमारे पास जो प्रेशर है उसका इफेक्ट पॉजिटिव होगा। तो जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो गैसेज के ऊपर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो एक दूसरे के क्लोज आएंगी, उनके पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स क्लोज आएंगे। इट मीन्स हमारे पास एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें साथ साथ तो हमारे पास प्रेशर का कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए जब हम प्रेशर के इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हमारा जो प्रेशर है उसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देगा।
नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट। एक्टिवेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो एडजॉर्बेंट है ना, उसकी हम एडजॉर्प्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, एडजॉर्बेंट की कैपेसिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। मीन्स पहले जो भी एडजॉर्प्शन की प्रोसेस हुई थी उसको इंक्रीज कर रहे हैं हम, कि और ज़्यादा पार्टिकल्स हैं वो आके यहाँ पे एडजॉर्ब्ड हो जाएं। किन हम 3 वे में हमारे एडजॉर्बेंट की सरफेस को एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले बाय मेकिंग द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट रफ। अब देखो, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था, जब हमारे पास स्मूथ सरफेस रहेगा तो फ्रिक्शन कम होगा, लेकिन जब हम सरफेस को रफ कर देते हैं तो वैसे ही हमारे पास क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे ये फैक्टर अप्लाई होता है कि स्मूथ सरफेस होगा तो एडजॉर्बिंग कैपेसिटी कम होगी, लेकिन जैसे ही हमारे एडजॉर्बेंट का सरफेस है वो रफ हो जाएगा, एडजॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। सेकेंड फैक्टर, बाय सब डिवाइडिंग द एडजॉर्बेंट इनटू स्मॉल पीसेस। ये फैक्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सरफेस एरिया का जो फैक्टर आया था वो सेम है यहाँ पे। ये देखो, ये हमारे पास कंप्लीट पार्टिकल है, हमने इसको सब डिवाइड कर दिया। जैसे ही हमने इसको सब डिवाइड किया तो सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज। सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो इसकी एडजॉर्बिंग जो कैपेसिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। थर्ड फैक्टर बेटा हमारे पास, बाय रिमूविंग द गैस ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड। मीन्स हम जब किसी भी पार्टिकल को लेके चलते हैं तो इसका ये सरफेस खाली तो होगा नहीं। ठीक है, इसके ऊपर कोई ना कोई गैस ऑलरेडी प्रेजेंट है। मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हमें एब्जॉर्प्शन कराना है नाइट्रोजन का, तो ऑक्सीजन पहले से ही प्रेजेंट है। जब तक हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे पास जो नाइट्रोजन गैस है वो इजीली एब्जॉर्ब्ड नहीं होगी। इसीलिए पहले हमें यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एब्जॉर्प्शन हो जाएगा बिना रिमूव किए भी, लेकिन वहाँ पे एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है वो कम होगी। इसीलिए पहले जो हमारे पास सरफेस होता है उसको साफ करो और उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कराएंगे तो वो इजीली हो जाएगी। ये था हमारा आज का टॉपिक एब्जॉर्प्शन के बारे में कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।